नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र 22 जुलाई यानी कि कल से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। आम बजट 23 जुलाई यानी मंगलवार को पेश किया जाएगा। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। महाराष्ट्र में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। पुणे में होने वाले महाराष्ट्र भाजपा के राज्य सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की बदली हुई रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। बैठक के लिए अमित शाह कल पुणे पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, प्रदेशों, केंद्र सरकार के मंत्री और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य के वर्तमान आज होने वाले एक दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के दूसरे सत्र की अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। आज से 31 जुलाई तक देश के दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेजबानी कर रहा है। ये हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है, जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 समिट के बाद देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है। यूनेस्को के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यूनेस्को के महानिदेशक आद्रे अजोले और विभिन्न देशों के संस्कृति मंत्री, राजदूत और विशेषज्ञ भाग लेंगे। आपको बता दें कि विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। इसमें विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लिए जाते हैं। बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग आदि के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार बताया गया है। इस संबंध में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की ओर से की गई इन हाउस न्यायिक जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट शनिवार को राज्यपाल के कार्यालय ने जारी की। इस रिपोर्ट में राज्यपाल पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया गया है। राजभवन की एक महिला संविदा कर्मचारी ने राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। रिटायर्ड जिला न्यायाधीश डी रामबाधरन की जांच रिपोर्ट के मुताबिक 24 अप्रैल और 2 मई को राजभवन में कथित घटना के संबंध में शिकायतकर्ता का आरोप आधारहीन और तथ्यों से परे है। रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान राजभवन के 8 कर्मचारियों से पूछताछ की गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 मई को जिस दिन राज्यपाल के खिलाफ राजभवन की महिला संविदा कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में थे और राजभवन में एक रात रुके थे। इसके लिए एसपीजी के सदस्य पहले से ही शहर में थे। रिपोर्ट में उस दिन ऐसी घटना होने की संभावना पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राजभवन की किसी भी महिला कर्मचारी ने जांच के दौरान राज्यपाल के खिलाफ ऐसी कोई आशंका नहीं जताई। हालांकि टीएमसी ने इस जांच रिपोर्ट को दिखावा करार दिया है। पेरिस ओलंपिक में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों का एक दस्ता पेरिस पहुंचा है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स पर पोस्ट करके इसे भारतीयों के लिए गर्व का क्षण बताया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा, ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है कि हमारे विशेष बलों की 10 सदस्यीय K-19 और 17 हैंडलर पेरिस ओलंपिक में सर्वोच्च सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा, ये पहली बार है जब कोई भारतीय K-9 दल विदेश में इस तरह की ड्यूटी करेगा। अब रामलला के श्रृंगार से लेकर भगवान की सेवा और भोग में शामिल रहने वाले पुजारी और अर्चक एंड्रॉइड फोन लेकर रामलला के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आज से अयोध्या धाम में स्थित श्री राम मंदिर परिसर में पुजारी के एंड्रॉइड फोन के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ा फैसला लिया गया है। पुजारी और सहायक पुजारी को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कीपैड मोबाइल उपलब्ध कराया गया है। इतना ही नहीं, भगवान की सेवा, भोग और पूजा को लेकर बाकायदा एक सहायक पुजारी के साथ 5 अर्चकों की तैनाती भी कर दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट काफी दिनों से रामलला की सेवा को लेकर नियुक्त पुजारी और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अर्चकों को नियुक्त करने के प्रयास में था और इसी कड़ी में नए अर्चक जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट के नेतृत्व में पूजन अर्चन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनको तैनात किया गया है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग में प्रत्येक दुकानदार को उसके द्वारा उसकी पहचान लिखने का नियम लागू किया गया है, जिसके बाद से विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के राज्य सरकार के आदेश को लेकर सोनू सूद की टिप्पणी पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उन्हें करारा जवाब दिया। भाजपा समेत एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि विपक्षी दल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि पहचान बताने में क्या दिक्कत। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, जिसके लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर पश्चिमी यूपी के कई जिलों तक सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन के मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में सुरेंद्र पवार यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। हाल के दिनों में जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में हुए आतंकी गतिविधियों के बाद सेना सतर्क मोड में है। पूरे इलाके की सुरक्षा और हालात की समीक्षा करने के लिए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू का दौरा किया है। दिल्ली में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में पोर्टल और दिशा निर्देशों के शुभारंभ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन हर व्यक्ति को सशक्त बनाना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत की। निवेश से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की जरूरतों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी सुझावों का ध्यान रखा है। प्रवासी भारतीयों के साथ 1 घंटे की बातचीत के दौरान वाणिज्य मंत्री ने नवनिर्वाचित सरकार की रणनीति और उसकी प्राथमिकताओं की जानकारी दी। भाजपा सांसद बागची स्वराज ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर कहा कि इस प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 742.69 करोड़ रुपए दिए हैं। दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। कोविड महामारी के कारण 2020 में अत्यधिक मौतों के दावे वाले एक अध्ययन को सरकार ने खारिज कर दिया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने अध्ययन की प्रक्रिया को खामियों से भरा बताया।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने भी अध्ययन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि इसमें कुछ राज्यों के विशिष्ट हिस्सों का आंशिक डेटा लेकर नतीजे निकाले गए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पोरबंदर में बाढ़ के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ से अब तक 44 लोगों को बचाया जा चुका है और 600 से अधिक लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में भी झमाझम बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कोंकण तथा गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर अगले 2 दिनों तक तेज वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार को पूर्वी राजस्थान तथा सोमवार और मंगलवार को हिमाचल प्रदेश तथा सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी वर्षा के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बारिश का पानी निचले इलाकों में भर गया है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। गुजरात के कई क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यात्रा धाम द्वारका में भी भारी बारिश हुई है, जिससे यात्रा धाम द्वारका में हर जगह पानी भर जाने से प्रशासनिक व्यवस्था संकट में है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में हुई लगातार बारिश से नदी और नाले जो है वो उफान पर हैं। शबरी, मलगेर सहित सभी नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी एनडीए की केंद्र सरकार 23 जुलाई को देश का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगी। बजट में बुनियादी ढांचा, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की काफी उम्मीदें। महामारी के बाद भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर फोकस बढ़ा है। अंतरिम बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 11.1 लाख का प्रावधान किया था। उम्मीद की जा रही है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट में भी गतिशक्ति मिशन पर फोकस रहने वाला है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है। बजट में ऊर्जा के नए सोर्स को प्रोत्साहन मिल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि क्राउड स्ट्राइक से संबंधित आउटेज से लगभग 8.5 मिलियन डिवाइस प्रभावित हुए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले सप्ताह उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें एक नोट लिखा और उनके स्वस्थ होने की कामना की। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर हुए जानलेवा हमले के बाद पहली बार ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हमले के बाद रैली में देखकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह और प्रसन्नता दिखाई दी। इजरायली सेना ने यमन में सैन्य ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से किए गए हमले के कारण यमन के हुदैदा बंदरगाह में आग लगने का दावा किया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। ईरान समर्थित हूती समूह ने ड्रोन से इजराइल के आर्थिक केंद्र तेल अवीव पर हमला किया था, जिसके एक दिन बाद इजराइल ने लड़ाकू विमानों से यमन पर हमला किया है। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हुदैदा में तेल सुविधाओं और एक बिजली स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 87 लोग घायल हुए। इजराइल द्वारा यमन में एयर स्ट्राइक के बाद यमन समर्थित हूती लड़ाकों ने इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों पर फिर से हमला करने की बात कही। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने यमन के जिन बंदरगाहों पर हमला किया है, उनका इस्तेमाल ईरानी हथियार प्राप्त करने के लिए हूती मिलिशिया प्रवेश बिंदु के रूप में कर रहे थे। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर यूक्रेन ने कहा है कि उनकी वायु रक्षा कीव पर रूसी हवाई हमले को विफल करने में व्यस्त है। गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली लड़ाकों के परिजनों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अमेरिका जाने से पहले बंधकों को मुक्त करने के लिए समझौते की घोषणा करने के लिए कहा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस को संबोधित करने का कार्यक्रम है, जिसके लिए वो अमेरिका जाने वाले हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा और प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में आरक्षण मामले में प्रदर्शन के दौरान हिंसा में अब तक 115 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रदर्शन के मद्देनजर विदेश दौरा रद्द कर दिया है। वहीं बांग्लादेश में सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। आज दोपहर 1 बजे प्रतिनिधि सभा में केपी शर्मा ओली शक्ति परीक्षण का सामना करेंगे। सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने 15 जुलाई को अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। नेपाल के संविधान के अनुसार ओली को नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा। महिला एशिया कप 2024 का 5वां मुकाबला भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच खेला जाएगा। इस समय ग्रुप ए की अंक तालिका में भारत शीर्ष पर है, जबकि यूएई को महिला एशिया कप 2024 टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत का इंतजार है। स्मृति मंधाना इस समय बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। पिछले 10 टी20 मैच में मंधाना ने 41.43 की औसत से 290 रन बनाए हैं। ऐसे में रविवार को भारतीय टीम मंधाना से इसी लय को बरकरार रखने की उम्मीद करेगी। महिला एशिया कप में खेले जाने वाले आज के दूसरे मैच में पाकिस्तान महिला टीम का सामना नेपाल से होगा। पाकिस्तान को अपने पहले मैच में भारत के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। किरण पहल ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 23 वर्षीय खिलाड़ी किरण पहल ने 23.33 सेकंड में रिले पूरी की। ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में ज्योति याराजी दूसरे स्थान पर रही। उन्होंने 23.53 सेकंड में 200 मीटर रिले पूरी की। किरण पहल और ज्योति ये दोनों खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर रिले में हिस्सा लेंगी। जापान की महिला जिम्नास्टिक टीम की कप्तान शोको मियाता धूम्रपान के कारण पेरिस खेलों से बाहर हो गई हैं। जापानी जिम्नास्टिक एसोसिएशन ने बताया कि 19 वर्षीय शोको मियाता ने धूम्रपान करके टीम की आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई को
सेन नदी पर एक अभूतपूर्व उद्घाटन समारोह के साथ होने जा रही है। पेरिस ओलंपिक आयोजन समिति ने एक ऐसा शो आयोजित करने का वादा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। इस बार ओलंपिक उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में नहीं बल्कि सेन नदी के किनारे पर होगा। समारोह में नावों के जरिए नदी के किनारे के 6 किलोमीटर के मार्ग पर हजारों एथलीटों और कलाकारों की एक परेड आयोजित की जाएगी। इस बार के ओलंपिक में 37 सदस्यीय शरणार्थी दल हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा शरणार्थी दल है। इस बार ओलंपिक में एथलीट 12 अलग अलग देशों से आए हैं और 12 अलग अलग खेलों में भाग लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष खालिद महमूद ने कहा कि भारत अगले साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। उन्होंने कहा इसकी बहुत कम संभावना है कि वे पाकिस्तान में खेलने के लिए सहमत होंगे। अभिनेता रणबीर कपूर ने कहा है कि धोखेबाज कैसिनोवा दोनों टैग उनकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और कई सालों से वो इस टैग के साथ जी रहे हैं। कॉफी विद करण शो के दौरान रणबीर ने ये बात कही। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार एमडीएच के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक पेस्ट। एमडीएच। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मराठी फिल्म धर्मवीर 2 का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। इस मौके पर सलमान खान दबंग स्टाइल में पहुंचे और गले लगाकर सबने उनका वेलकम किया। धर्मवीर 2 फिल्म धर्मवीर का सीक्वल है जो कि 9 अगस्त को रिलीज होगी। यह फिल्म प्रवीण तरडे की दिवंगत शिवसेना नेता आनंद घिरे की बायोपिक है। शादी के बाद मां के लिए भावुक हुई अभिनेत्री आरती सिंह। आरती सिंह जाने माने अभिनेता गोविंदा की भांजी हैं। आरती ने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात पोस्ट की। मां बेटी की इस बॉन्डिंग को फैंस ने भी खूब सराहा है। आपको बता दें आरती की असली मां का निधन हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बदल गई है रिया चक्रवर्ती की जिंदगी। उन्होंने बताया कि अब वो फिल्मों में एक्टिंग नहीं करती हैं। जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने अपना नया पॉडकास्ट चैप्टर 2 लॉन्च किया। उनके शो की पहली गेस्ट सुष्मिता सेन थी। बच्चों के लिए बनाई गई इनसाइड आउट 2 कमाई के मामले में नए रिकॉर्ड बना रही है। कमाई के मामले में इस फिल्म ने एवेंजर्स सीरीज की फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। विकी कौशल की फिल्म का नाम भले ही बैड न्यूज हो, लेकिन फिल्म हर रोज गुड न्यूज लेकर आ रही है। फिल्म ने 2 दिनों में ही ताबड़तोड़ कमाई कर ली है। ओटीटी पर दक्षिण फिल्म का दबदबा दिखा। महाराजा से लेकर हिट लिस्ट तक इस बार हिंदी से ज्यादा बेहतरीन साउथ सिनेमा। फिल्म बेवफा सनम के एक्टर कृष्ण कुमार की बेटी टिशा का 20 साल की उम्र में निधन हो गया है। टिशा कैंसर से पीड़ित थी। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।